नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। कैसे हो आप सब साथियों। राजस्थान में भर्तियों का महाकुंभ शुरू होने वाला है, तो जो साथी सक्रिय हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाना चाहिए साथियों। बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और इसी क्रम में साथियों एसएसटी की निःशुल्क वरिष्ठ अध्यापक तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट अपन करवा रहे हैं और लोक प्रशासन से उसकी शुरुआत कर दी गई है। एक वीडियो नोट डाल भी दिया गया है। और साथियों उसी क्रम में आरपीएससी द्वारा 2024 तक के जो पेपर पूछे गए हैं उन्हीं को अपन सॉल्यूशन कर रहे थे। उसी के क्रम में साथियों 3 वीडियो नोट 3 पेपर पहले बता दिए गए हैं। आज ये अपना चौथा पेपर है जो 29/10/2018 को आयोजित किया गया था। तो साथियों शुरुआत करते हैं कैसे प्रश्न इसमें आए थे और इनके आधार पर अपन अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे। तो साथियों अबुल फजल के अनुसार कितने संप्रदाय थे सूफियों के। तो साथियों इसके थे 14 संप्रदाय। अगला प्रश्न है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया, यानी कब मिलाया गया था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड 1853 में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो साथियों महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावा नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है चौथा, तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था। तो कब किया था साथियों, वो किया था 17 जून 1789 को। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो साथियों बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, वो थे साथियों शाक्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो साथियों दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। सातवां है, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था। तो आमदनी का 1/3 या 1/4 कर के रूप में देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था को किसने शुरुआत की थी साथियों मनसबदारी व्यवस्था में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। कबीर के गुरु थे। तो साथियों कबीर का गुरु कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया। साथियों कब अंगीकृत किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1776 में जुलाई में। 10वां है, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। तो साथियों गुप्त शासक कौन थे, तो गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना के समय रूस में वहाँ का जार कौन था। तो 11वें का सही उत्तर हो जाएगा साथियों निकोलस सेकेंड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 13वां, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो साथियों स्टेडियम के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं धोलावीरा से। अगला प्रश्न है, यूनानी नाम अमित्रचेट्स किस मौर्य शासक का समानार्थी है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार का। अगला प्रश्न है 15वां, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इबादत खाना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी साथियों 1575 में। अगला प्रश्न है, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा। तो साथियों सूरत को किस वर्ष में लूटा था, वो लूटा था 1664 में। अगला प्रश्न है, लोथल को किसने खोजा। साथियों लोथल को किसने खोजा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा SR राव ने। 18वां प्रश्न है, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी गई। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास गांधी ने। 19वां है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है। साथियों जैन धर्म की जनसंख्या का राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह है उदयपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं साथियों। 21वां प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण
किसका परिणाम है साथियों? ये परिणाम है महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। अगला प्रश्न है 22वां, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ जो देशांतर होगा वो कौन सा होगा साथियों? तो यहाँ पे जो प्रति ध्रुवस्थ देशांतर होगा ग्रीनविच 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का, वो हो जाएगा साथियों यहाँ पर 105 डिग्री पश्चिम में। 23वां है, छोटी एवं तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर यानी उत्पन्न होकर अरब सागर में मिलती है, वो किस प्रकार के अफवाह का जो उदाहरण है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर अफवाह का। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा की परिवर्तितता निम्नतम पाई जाती है, तो साथियों क्यों पाई जाती है निम्नतम? तो साथियों इसका जो निम्नतम पाने का जो कारण है वो यहाँ पे जाएगा पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर इसकी निम्नता पाई जाती है। 25वां है, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? तो किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजागिरी बर्फ का। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है, तो साथियों यहाँ पर एक तरफ खनिज दिए हुए हैं और एक तरफ जो उत्पादक जिले हैं वो दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर एक हो जाएगा। यानी जो पाइराइट है, तो साथियों पाइराइट कौन से ज़िले से संबंधित है? यह है सीकर ज़िले से। उसके बाद जो बेंटोनाइट है ये है साथियों बाड़मेर और बीकानेर से। लिथियम है, तो साथियों लिथियम का जो मुख्य उत्पादक ज़िला है वो है अजमेर। और स्लेट पत्थर, तो स्लेट पत्थर की बात करें तो ये अलवर ज़िला इसका मुख्य उत्पादक है। तो मिलान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों पहला है वान एलेन विकिरण मेखला, ये बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल से संबंधित है, ये सही है। अगला है एप्लेटन परत, ये एफ परत यानी आयन मंडल से संबंधित है। और इसके अंदर चौथा है मौसमी घटनाओं की छत, इसे ट्रोपोपोज कहते हैं। जबकि साथियों इसके अंदर जो तीसरा है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। साथियों यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। तो इसके अंदर पहला कथन है एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में है, वह है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। तीसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। और द है पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। तो साथियों इसके अंदर जो सत्य कथन है वो हो जाएंगे अ, ब और स, जबकि इसके अंदर द गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान का जो कृषि विभाग ने है उसने मिट्टियों का वर्गीकरण कर रखा है, उसके अनुसार कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो साथियों यहाँ पे सीरोजेम यानी साइरोजेम्स मृदा श्रीगंगानगर में नहीं है। उसके अलावा रेवेरिना मृदा गंगानगर हनुमानगढ़ में, लाल लोम मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालोर पाली और नागौर में। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक। तो साथियों महत्वपूर्ण कारक है इसके अंदर सनातनी पवनें, ये भी है। समुद्र जल के तापमान में अंतर, ये भी है। समुद्र जल की लवणता में अंतर, ये भी धाराओं की उत्पत्ति का कारण है। जबकि साथियों इसके अंदर पृथ्वी का परिक्रमण, ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। साथियों 30वें का जो सही होगा वो हो जाएगा अ, ब, स। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की कला या कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है? तो साथियों लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार से संबंधित अपन ज्योग्राफी में देखेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर लघु ज्वार आता है। अगला प्रश्न है भारत में लाख का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलयान निर्माण उद्योग, एक तरफ उसकी अवस्थिति। तो साथियों इसके अंदर जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा मझगांव, ये वाला गलत हो जाएगा। जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में है, गार्डन रीच वर्कशॉप ये कोलकाता के अंदर है, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये वास्को दा गामा में है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। साथियों इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसके अंदर तीसरा सही नहीं है, जबकि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, यह भी सही है। कोरियोलिस बल विद्युत रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पे न्यूनतम होता है, और पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत। तो साथियों ये जो टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है। साथियों ये है ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। अ है, थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती ग्रत मरहो कहलाते हैं। ब हैं, उत्खास स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित दोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। द हैं, मान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है। तो साथियों इसके अंदर जो सत्य कथन है, इनकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अ और स सही है, यानी कि थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती जो गर्त होते हैं उन्हें मरहो कहते हैं, और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो डोरा पर्वत है ये अरावली पर्वतों का हिस्सा है। बाकी अ और द इसके अंदर इसके अंदर अ और स सही है, जबकि द और ब इसके अंदर गलत है। उत्काश स्थलाकृति ये चंबल नदी बेसिन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ मुख्य नदी है, एक तरफ उसकी सहायक नदी है। तो साथियों यहाँ पर अपन देखें तो मासी नदी बनास की सहायक है, सागी नदी लोनी की सहायक है, कुराल नदी चंबल की सहायक है, जबकि बांडी नदी साथियों बेड़च की सहायक नहीं है। तो यहाँ पर पहला सही उत्तर हो जाएगा। आगे 38वां है, पाट क्षेत्र अवस्थित है। तो साथियों पाट क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का जो पठार है इसे पाट क्षेत्र कहते हैं। 39वां है, किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। तो साथियों कौन से घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए, वस्तु की कीमत को, इसको स्थिर नहीं माना जाना चाहिए किसी भी उत्पादक वस्तु के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए, जबकि उत्पादन की तकनीक, कार्मिकों की मजदूरी, संबंधित वस्तुओं की कीमतों को अपन स्थिर मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। तो साथियों साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति कौन सी है, इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा न्यूनतम उधार दरें। आगे बढ़ते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर निस्सो है, ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध करवाता है। 42वां है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। तो साथियों किसके बराबर होता है, तो ये होता है साथियों बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है। तो साथियों प्रति व्यक्ति वास्तविक आय किसी भी देश के लोगों का आर्थिक कल्याण दर्शाने का महत्वपूर्ण सूचक होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो साथियों किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता, मूल्य हाथ को राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जबकि ब्याज, लगान, लाभ तीनों को शामिल कर सकते हैं। 45वां है, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी की दर है उस पर काम करने के अनिच्छुक होते हैं, यानी उनकी इच्छा नहीं होती फिर भी वो कार्य करते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगारी। कम मजदूरी पे कोई भी कार्य नहीं करता है तो उसको बोलते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व। तो साथियों आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बाजार व्यवस्था को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण करना। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, अभी सीईटी के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था और रीट में भी कई बार, आरटीई में भी इसको पूछ लिया, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? तो साथ ही इनमें से तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर वे परस्पर समानांतर होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। जबकि साथियों तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होते हैं और दाईं ओर नीचे की तरफ झुकते हैं, और दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित कर रहा है? तो साथियों कौन परिभाषित कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी उपभोग। 50वां है, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है। तो साथियों किसी वस्तु की कुल उपयोगिता क्या होती है? इसमें अधिकतम। आगे बढ़ते हैं, भारत में नवीनतम विदेश व्यापार नीति की जो समय अवधि है वो कितनी है साथियों? तो ये 2015 से 2020 के बीच में। 2018 में पूछा गया प्रश्न पत्र है साथियों, तो उस समय 2015 से 2020 की इसकी समय अवधि थी। 52वां है, समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है। तो साथियों क्या दर्शाती है? मांग का विस्तार। अगला 53वां है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? तो साथियों इसके जो वास्तविक शिल्पकार थे वो कौन थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के? वो थे पीसी महालनोबिस। कौन थे साथियों? पीसी महालनोबिस। 54वां जो प्रश्न है उसको अपन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो साथियों केंद्रीय बैंक से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो इसका कौन सा कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना एक केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। जबकि सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, सरकार को उधार देना और वाणिज्य बैंकों को उधार देना ये केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। 55वां है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? साथियों किस कार्य से लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखे की इकाई से। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? तो साथियों कौन सी शर्त यहाँ पे पूर्ण होती है? तो इसके अंदर पहला सही उत्तर हो जाएगा MRS/XY बराबर PX/PY। आगे बढ़ते हैं साथियों, 57वां, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात में सर्वाधिक रहा है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 महाराष्ट्र। 58वां है, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसियान से। तो साथियों इससे ये पता चल रहा है कि आपको जो राजनीतिक करंट जीके हैं उससे संबंधित भी प्रश्न अपन को सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतर्स्थापित किया गया? यानी किसके द्वारा ये जोड़ा गया था? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली इसमें जोड़ा गया। अगला जो 60वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। संशोधन प्रक्रिया से संबंधित बात करें अपन तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा है, दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहत कर सकता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसके अंदर केवल फर्स्ट सही है क्योंकि इसमें दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका नियम इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कथन को त्रुटिपूर्ण जो कथन है उसको पहचानिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। नहीं साथियों, राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, जबकि कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति पदभार रहता है, जब तक दूसरा ने ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहता है। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र भी रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक था? तो राजनीतिक प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता और कानूनी जो प्रभुसत्ता, 3 प्रकार की प्रभुसत्ता है। तो उसके अंदर जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता थी उसका समर्थक कौन था? साथियों उसका था रूसो। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के लिए ऑपरेशन का जो कोड नाम है, यानी वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगला प्रश्न है, हबन टोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। तो किस देश के साथ हो रहे हैं साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका के साथ में। अगला प्रश्न है 65वां, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है। साथियों क्या नहीं है अनुरूपता में, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी मानकीय राजनीति, इसके अंदर सिद्धांत का विकास इसकी अनुरूपता में नहीं है। जबकि शक्ति अध्ययन के केंद्र में होती है, मूल्य मुक्त उपागम इसमें होता है, अनुभवमूलक आधार सामग्री का उपयोग इसमें होता है। अगला प्रश्न है 66वां, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया। तो साथियों सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किसने किया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अन्ना आरेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय, ये इसके अंदर उल्लेखित नहीं है। जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य तीनों शब्द उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो साथ ही इसमें से स्थायी समिति कौन सी नहीं है। संसद में स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की जो समितियां होती है साथियों, तो इसके अंदर जो स्थायी समिति नहीं है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, आचार समिति ये स्थायी समिति नहीं है। जबकि कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति और महिला सशक्तिकरण समिति ये तीनों स्थायी समिति है। अगला प्रश्न 69वां, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता यानी साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है। तो किस वाद में ऐसा कहा गया था साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स वाद 1988 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं साथियों 70वां, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतस्थापित नहीं किया गया। साथियों दो मुख्यतः संशोधन हुए थे, 42वां और 44वां। इनमें भी हमें ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ संविधान में और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ। साथियों इन दोनों में से एक पर्सन निश्चित रूप से बनता ही बनता है। तो साथियों 70वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास विशिष्टता कम करने का प्रयास करेगा, इसके अंदर गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा यानी बालकों एवं अल्पवयस्क जो व्यक्तियों के शोषण से रक्षा करेगा। साथ ही समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात सत्य है। उद्योगों के प्रबंधन में कम कर्मकारों की सहभागिता, ये तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजनीति वोक्कालिगा एवं लिंगायत जातियों में धूरी करता है। तो किस राज्य की राजनीति में ये वोक्कालिगा व लिंगायत जातियाँ दो गुट बने हुए हैं। तो साथियों 71वें का जो सही उत्तर हो जाएगा 2, कर्नाटक के अंतर्गत। साथियों प्रत्येक राज्य के अंदर दो मुख्य गुट होते हैं, किसी राज्य में दो की बजाय 3 भी गुट होते हैं। तो उनका भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन कौन से किस राज्य में गुट है, उनमें से भी कई बार प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होगी, उस समिति का क्या नाम है। तो साथियों उस समिति का नाम है जेंडर सेंसिटाइजेशन समिति। कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य करती है वहाँ पे एक समिति बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, जेंडर सेंसिटाइजेशन समिति। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 3, केवल 3 और 4 यहाँ पे सत्य है। यानी कि संविधान संशोधनों का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपातकाल उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। आगे साथियों निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। साथियों परंपरागत में इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, संस्थावाद और संदर्भवाद। साथ इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से नहीं है प्रत्यक्षवादी आधुनिक से संबंधित है। 75वां है,
शक्ति प्लस औचित्यपूर्णता क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है सत्ता। 76वां है राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में लागू नहीं होता है। तो किन राज्यों में ये लागू नहीं होता है साथियों? तो ये लागू नहीं होता है असम, मेघालय और तमिलनाडु राज्यों पर, क्योंकि इनके लिए अलग से बने हुए हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न है समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। परिभाषित किया है। तो साथियों किसने परिभाषित किया है इसे? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक F.H. गिडिंग्स के द्वारा। यानी कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है साथियों? ये है F.H. गिडिंग्स की। 78वां है निम्नलिखित में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 संस्कृतिकरण। अगला प्रश्न है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सांप्रदायिकवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? तो साथियों सांप्रदायिकता के 6 आयाम किसने बताए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 टी.के. उम्मन ने। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक जो लिखी है ये लिखी साथियों हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ जबकि संस्कार पुरुषार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो साथियों रैखिक सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है वो नहीं है पेरेटो, जबकि कॉम्ट, स्पेंसर और हाउस ये तीनों ही रैखिक सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा किसकी है? तो जाति एक बंद वर्ग है, ये जो परिभाषा है ये है साथियों मजूमदार एवं मदान की। अगला है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तकों का नाम है। तो साथियों इसके अंदर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो ये पुस्तक साथियों P.H. प्रभु की है, और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया तो ये पुस्तक K.M. कपाड़िया की है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज तो ये पुस्तक वेस्टरमार्क की है, और चौथी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया तो साथियों इरावती कर्वे की पुस्तक है। तो यहाँ पे साथियों सही उत्तर हो जाएगा 1 द। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? तो इनमें से जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है उसको कौन सा नहीं दर्शाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था का सुधार, ये इसको नहीं दर्शाता है। जबकि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन इसमें किया जाता है, जबकि सुधार नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों, मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों ये परिभाषा दी है मॉरिस गिन्सबर्ग ने। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसे कहा जाता है। साथियों उसे क्या कहा जाता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिका संघर्ष। अगला प्रश्न है निर्धनता की जो संस्कृति उदाहरण है वो किसने दी है? तो साथियों वो दी है ऑस्कर लेविस ने, एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं, ये परिभाषा किसने दी है? कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, तो ये जो परिभाषा दी है साथियों वो दी है ऑकबर्न एम निमकोफ ने। अगला है इनमें से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? साथियों परिवार के वर्गीकरण का जो आधार नहीं है इसमें से सही उत्तर हो जाएगा धर्म, ये परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, जबकि वंशावली,
संरचना, निवास, ये तीनों आधार है। 92वां है समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के जो प्रणेता थे वो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्ट कॉम्टे। अगला प्रश्न है 93वां प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या होता है? साथियों, इनका जो अर्थ होता है वो होता है संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है विवाह स्त्री और पुरुष को पारस्परिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों ये दोबारा पूछी जा सकती है परिभाषा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों बोगार्डस। किसने दी है ये परिभाषा? ये दी है बोगार्डस ने, कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है अर्जित प्रशस्ति निर्धारित होती है। तो साथियों किससे निर्धारित होती है? तो ये होती है शिक्षा से। अर्जित प्रशस्ति किससे निर्धारित होती है? शिक्षा से। अगला प्रश्न है स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा वो 2 यानी 2 और 3 यानी लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो साथियों एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत दृष्टिकोण का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो साथियों लोक प्रशासन से संबंधित सबसे पुराना जो विचार माना जाता है वो होता है लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, फिर बाद में आ जाती है एक विषय के रूप में। 2 प्रकार के ही विचार इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है एक तरफ विचारक है, एक तरफ है उनकी जो विचारधारा। तो साथियों यहाँ पे मिलाना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो लुथियर गुलिक है ये किससे संबंधित है? पोस्ट कौरव अवधारणा लुथियर गुलिक के द्वारा दी गई थी। उसके बाद साइमन, तो साइमन किससे संबंधित है? मानव आवश्यकता पद सोपान से संबंधित है। साथियों साइमन संबंधित है निर्णय निर्माण से संबंधित। अगला है टेलर, तो जो टेलर संबंधित है वो है कार्य विज्ञान के विकास से और मैस्लो है मानव आवश्यकता के पद सोपान से। तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2। आगे बढ़ते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति सम्मिलित है। साथियों उसके जो चयन समिति होती है उसके अंदर कौन कौन सम्मिलित है? तो इसके अंदर प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं और राज्य सभापति इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सम्मिलित होता है और विपक्ष का नेता भी इसमें सम्मिलित होता है। तो साथियों सही तो हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है। साथियों उसको क्या कहते हैं? एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तो उसको अपन कहेंगे यहाँ पर अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों उनको जनक के रूप में क्यों जानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने लोक प्रशासन के प्रत्यक्ष अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था। मानव संबंध सिद्धांत पर कौन जोर देता है? नीचे जो कोड दिया गया है उसकी सहायता से उत्तर का चयन करना है। साथियों इसका जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, पहला और चौथा, यानी जो मानव संबंध होते हैं वो लोगों पर और अनौपचारिक समूहों पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो किसने सिफारिश की थी साथियों? तो ये की थी साथियों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आगे बढ़ते हैं साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? तो साइमन के अतिरिक्त और किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड को भी इसके लिए जाना जाता है। 106 है लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः। तो साथियों ये हुआ था सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो साथियों किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?
तो ये किया गया था 2005 में। आगे बढ़ते हैं। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक है? तो साथियों कौन से अभिप्रेरक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी इसके अंदर पहचान और मान्यता, कार्य दशाएं और उपलब्धि, ये 2, 3 और 5, यानी इसके अंदर पहचान और मान्यता, उत्तरदायित्व और उपलब्धि, ये तीनों ही साथियों इसमें हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर जाएगा 4, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। परिवर्णित शब्द पोस्ट कोर में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश एवं निर्देश जारी करना होता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी डायरेक्शन। अगला प्रश्न है, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है? तो संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का जो मुख्य संबंध है वो है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 से। तो साथियों इसके अंदर औपचारिक संगठनात्मक संरचना, प्रशासन की प्रक्रिया, आर्थिक मानव की अवधारणा और संगठन के सिद्धांत, इन चारों से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है 111वां। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है? साथियों इनमें से कौन सी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है? साथियों समय एवं गति अध्ययन और मानसिक क्रांति ये संबंधित नहीं है, जबकि अंगूठे का नियम और मानसिक क्रांति ये भी टेलर से संबंधित है। अनौपचारिक संगठन और आदेश की एकता ये भी टेलर से संबंधित है। भेदपूर्ण दर प्रणाली और आदेश की एकता ये भी टेलर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये विशेषता नहीं है, जबकि कैरियर सेवाएं सेवा अनुबंध के आधार पर योग्यता आधारित सेवा में प्रवेश ये तीनों इसकी है। आगे बढ़ते हैं। एक जिलाधीश मुख्यतः होता है? तो साथियों एक जिलाधीश मुख्यतः होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सामान्य अधिकारी। अगला प्रश्न है, देकार्त के मन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत है? तो कौन से वो 2 स्रोत है? तो इसका सही उत्तर जाएगा सहज ज्ञान और निगमन ज्ञान। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है, तो क्या व्यक्त करता है साथियों? वो व्यक्त करता है दुख निरोध मार्ग। अगला प्रश्न है 116वां। उपनिषदों में जागृत अवस्था, आत्मा की जो जागृत अवस्था होती है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है वैश्वानर। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो सही युग्म है वो हो जाएगा 3। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद करता है, जबकि जेएस मिल मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भेद भी सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन में 5 महाव्रत है, तो 5 महाव्रत कौन से हैं? इसका सही उत्तर जाएगा कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो साथियों कौन सा सही नहीं है? अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र, ये गलत है साथियों, ये सही नहीं है। जबकि सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष है, सत्य ईश्वर से अभिन्न है, अहिंसा में प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य है। तो साथियों वर्ण आश्रम धर्म का क्या उद्देश्य है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो 120वें के अंदर इसका हो जाएगा 2, यानी समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, वैदिक दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति व्याख्या इनमें पाई जाती है। तो साथियों सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या किसमें पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में और हिरण्यगर्भ सूक्त में। इन तीनों ही सूक्तों में साथियों सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 122वां है, सुकरात के अनुसार ज्ञान है। तो साथियों सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सद्गुण की आवश्यक और पर्यायी शर्त। 123वां, नैतिककर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो साथियों किसके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं? वो नहीं होते हैं अनैच्छिक कर्मों के लिए, जबकि स्वैच्छिक कर्म, आदतजन्य कर्म, स्वसंकल्पित कर्म इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है?
तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, सुधारवादी सिद्धांत। परम पुरुषार्थ, तो साथियों परम पुरुषार्थ किसे कहा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 मोक्ष को। अगला प्रश्न है गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ कौन है, तो साथियों गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ सफलता और असफलता में जो समभाव रखता है उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। 127वां निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है, तो साथियों ऋत का संरक्षक दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तो इसका जो संरक्षक कहा गया है वो वरुण देवता को। आगे बढ़ते हैं साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्थूल उपयोगितावाद, तो साथियों स्थूल उपयोगितावाद से संबंधित है बेंथम। अगला है सुसंस्कृत उपयोगितावाद, तो साथियों इससे संबंधित मील है। अगला है मुख्य सद्गुण, तो साथियों मुख्य सद्गुण किसने बताए हैं, ये प्लेटो ने बताए हैं। और निरपेक्ष आदेश किसने दिए, ये कांट ने दिए हैं। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। आगे बढ़ते हैं, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य हैं जिसका आधार सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तव्य के लिए कर्तव्य। अगला प्रश्न है प्लेटो को स्वीकार्य हैं, तो क्या स्वीकार्य हैं साथियों प्लेटो को, इसको है मुख्य सद्गुण स्वीकार्य हैं। अगला है कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, साथियों कब किया जाना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा साधन के रूप में। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करके सीखना स्थायी होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे, तो जिससे क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज में शांति का आधार बने। अगला प्रश्न है जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है, तो साथियों इसके अंदर कौन समाहित नहीं है, ये नहीं है आरंभ, जबकि परिकल्पना परीक्षण बोधिकरण तीनों शामिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रस्तुतिकरण, ये दोनों में ही समान है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 तत्कालिक घटनाओं का भी ज्ञान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, साथियों कौन सी सम्मिलित होगी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प सत्य हैं, यानी अभिनय, व्यक्तिगत कार्य और सामूहिक कार्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होता है वो कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, तो किस में कर सकता है साथियों, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी में, शिक्षण में भी, शैक्षिक निर्देशन परामर्श में, परीक्षा कार्य में। साथियों 141वें क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए, तो साथियों कैसी होनी चाहिए सामाजिक शिक्षण की अध्ययन विधि, तो साथियों होनी चाहिए विद्यार्थी केंद्रित या विद्यार्थी प्रधान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है, साथियों ये सही नहीं है, जबकि चलचित्र दृश्य सामग्री है, ग्राफ चार्ट दृश्य सामग्री है, प्रिंटेड मानचित्र अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण हैं, पोस्टर भी अप्रक्षेपी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो साथियों क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक शिक्षण विषय का, सामाजिक गुणों का विकास करना। अगला है 145वां किसी भी विषय को अन्य विषयों से सहसंबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है साथियों, तो इसका जो सही हो जाएगा सभी विकल्प सत्य हैं, ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अविभाज्य है, अधिगम में स्थायित्व आता है। अगला प्रश्न है
उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो उचित व्यवहार के लिए साथियों प्रशंसा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? साथियों जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो हो जाएगा, समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। 4। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसके अंदर 4 सही नहीं है, जबकि ये विद्यार्थियों के स्पष्ट चिंतन में सहायक है, ये भी सही है। और ये विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है, ये भी सही है। ये नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। तो साथियों प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? ये है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? साथियों यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है, ये सभी चरण है, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण। तो साथियों ये था आज का चौथा अपना आरपीएससी द्वारा पूछा गया पेपर जो 2018 में इसका एग्ज़ाम लिया गया था। साथियों आंसर की आरपीएससी द्वारा बताए गए अनुसार है, तो मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न है, इनके आधार पे आप सामाजिक एसएसटी की तैयारी पर अपना ध्यान फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न पहले बने हुए हैं, किस प्रकार से अपन नए से पुराने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले अपन ने 2023 का पेपर देखा था, 22 का देखा था, 18 का देख लिया। साथियों पीछे स्तर कमज़ोर होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये 2018 का पेपर है, तो साथियों किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इनसे हमें पता चलता है। साथियों आरपीएससी एसएसटी की निःशुल्क तैयारी हम करवा रहे हैं, एक वीडियो नोट डाल दिया गया है और जल्दी ही दूसरा वीडियो नोट भी डाल देंगे। इसी प्रकार क्रमिक रूप से तैयारी करवाते रहेंगे। उसके बाद साथियों वन लाइनर एसएसटी जो 6 से 10 की किताबें हैं वो भी अपन कक्षा अनुसार शुरू करेंगे, ताकि उनका भी आपको उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनकी भी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो वन लाइनर के रूप में लेके आएंगे जल्दी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।